मंजिल दूर दिखती है पर पहुंचने की कोशिश करो और मुश्किलें बहुत होती हैं उनको हटाने की कोशिश करो। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 18 सितंबर के करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जो राज्य विशेष प्रश्न हैं, जैसे कि उत्तराखंड राज्य का पूरा जीके हम अध्ययन करेंगे। साथ में पश्चिम बंगाल का जो जीके है उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और साथ में देखिए और भी कुछ स्पेशल फैक्ट हैं जिन पर हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि राज्यसभा में किस राज्य में कितनी सीटें हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और देखिए, आज का जो वीडियो है आपको करंट अफेयर तो तैयार कराइएगा, साथ में जो स्पेशल जीके है, स्पेशल फैक्ट्स हैं अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं, वो भी तैयार कराएगा। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो के पीडीएफ के लिए मिल जाएगी। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे कब मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस को हम 17 सितंबर को हर साल मनाते हैं। और देखिए, 2021 का जो वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे है यानी कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस है, इसकी थीम रखी गई है सुरक्षित मातृ एवं नवजात देखभाल यानी कि सेफ मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर। देखिए, जो आपका विश्व रोगी सुरक्षा दिवस है, ये 2019 में विश्व स्वास्थ्य सभा के द्वारा रोगी सुरक्षा पर वैश्विक कार्रवाई पर संकल्प WHA 72.6 के माध्यम से 17 सितंबर को प्रतिवर्ष ही मनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा कि 17 सितंबर का जो दिन होता है, इस दिन हम विश्व रोगी सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाते हैं। और अगला प्रश्न हमारा है कि किस महिला को हाल ही में दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ यानी कि दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट में DDCA कहते हैं, काफ़ी पॉपुलर नाम ये है। तो DDCA की जो नई लोकपाल और सह नैतिक अधिकारी हैं, ये कौन बनी है। तो देखिए, अभी हाल ही में जो आपकी इंदु मल्होत्रा है, देखिए इंदु मल्होत्रा जो हमसे बहुत पहले से करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, इनके बारे में आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है जब जज के रूप में अपॉइंट हुई थी तब ये चर्चा में आई थी। तो अभी हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट की जो सेवानिवृत्त पूर्व न्यायाधीश हैं इंदु मल्होत्रा, इनको बना दिया गया है DDCA का नया लोकपाल और नैतिक अधिकारी, ठीक है। और DDCA का पूरा नाम याद रखिएगा, दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ। देखिए, वर्तमान में जो आपके रोहन जेटली हैं, ठीक है, जो कि अरुण जेटली के पुत्र हैं। अरुण जेटली भारत के पूर्व वित्त मंत्री थे जिनका निधन हो गया हाल ही में। तो रोहन जेटली वर्तमान में DDCA के अध्यक्ष हैं। इन्हीं के द्वारा अभी हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट की जो पूर्व न्यायाधीश हैं, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा, ठीक है, तो इनको जो है 1 साल की अवधि के लिए इस पद पर अपॉइंट किया गया है। कितने साल के लिए? 1 साल के ड्यूरेशन तक जो है इंदु मल्होत्रा DDCA के लोकपाल और सह नैतिक अधिकारी के रूप में काम करेंगी। अगला प्रश्न है कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने T20 क्रिकेट विश्व कप के बाद किस फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है। देखिए, क्रिकेट में 3 फॉर्मेट होते हैं, आप सबको पता होगा, T20, वनडे और टेस्ट, ठीक है। तो विराट कोहली ने कहा है कि अब ये जो है T20 की कप्तानी छोड़ देंगे, लेकिन जो टेस्ट मैच होगा और वनडे होगा उसमें भारत को लीडरशिप प्रदान करेंगे, यानी उसमें जो है कप्तानी करेंगे ये, ठीक है। देखिए, विराट कोहली ने हाल ही में ऐलान किया है कि जो अक्टूबर नवंबर में संयुक्त अरब अमीरात में T20 विश्व कप होगा, उसके बाद ये T20 की कप्तानी छोड़ देंगे और ये होस्ट करेंगे केवल वनडे क्रिकेट को और टेस्ट को, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने संसद टीवी लॉन्च किया। देखिए, हाल ही में संसद टीवी को लॉन्च किया गया है नरेंद्र मोदी यानी भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा। देखिए, आपको मैंने बताया था कि जो लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी है, इन दोनों को मर्ज करके बनाया जा रहा है संसद टीवी। तो ये संसद टीवी बनने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आइए इस न्यूज़ को थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के साथ मिलकर लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर संसद टीवी को लॉन्च किया है। देखिए, इन दोनों का मर्जर इसलिए किया गया है क्योंकि दोनों अलग अलग काम कर रही थी और काम एक ही था लगभग, तो इसीलिए दोनों निकायों को मिलाकर बना दिया गया है संसद टीवी। और संसद टीवी करेगा क्या? देखिए, संसद टीवी जो है ये प्रोग्रामिंग संसद, लोकतांत्रिक संस्थानों के कामकाज, शासन और योजनाओं और नीतियों के कार्यान्वयन, भारत के इतिहास और संस्कृति और आम आदमी के हित के मुद्दों को छुएगा। इसको याद रखिएगा,
और अगला प्रश्न है कि गोपाल मुखर्जी को किस राज्य का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। तो देखिए जो गोपाल मुखर्जी हैं इनको पश्चिम बंगाल का नया महाधिवक्ता बनाया गया है। और आपको बता दूं पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, इन्होंने अभी हाल ही में गोपाल मुखर्जी को नया महाधिवक्ता बना दिया है। कहाँ का? पश्चिम बंगाल का। और इन्होंने यानी कि गोपाल मुखर्जी ने जो है महाधिवक्ता के पद पर पश्चिम बंगाल में किसका स्थान लिया है? किशोर दत्त का हाल ही में। और देखिए आज पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ विशेष चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखिए वर्तमान स्थिति की बात करें तो जो वर्तमान में राज्यपाल है पश्चिम बंगाल के, इनका नाम क्या है? जगदीप धनखड़। और मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी हैं। और जो आपका पश्चिम बंगाल राज्य है यहाँ की राजधानी कोलकाता है, जनसंख्या है 9.03 करोड़। और अब आइए थोड़ा सा पश्चिम बंगाल के बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं क्या क्या खास बातें अब तक एग्जाम में पूछी गई हैं पश्चिम बंगाल से। तो सबसे पहले हम जो है भारत के मैप में तलाशेंगे कि पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल है कहाँ पे। देखिए ये भारत का मैप है और अगर आप पूर्वी सिरे में देखेंगे तो ये ग्रीन वाला जो पार्ट दिख रहा है ये आपका है वेस्ट बंगाल। थोड़ा सा मैप को हम जूम करेंगे ताकि इसकी भौगोलिक सीमाएं हमें दिख सकेंगी कि ये किन किन राज्यों के साथ और देशों के साथ अपनी सीमाएं बनाता है। तो देखिए वेस्ट बंगाल जो है कुछ इस प्रकार से यहाँ यहाँ तक देखिए फैला हुआ है। और देखिए यहाँ पे इसके जस्ट बगल में जो बांग्लादेश है तो ये पश्चिम बंगाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाता हुआ दिख रहा है। और ऊपर देखिए यहाँ पे भूटान के साथ इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बन रही है और इधर बगल में नेपाल के साथ इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बन रही हैं। और जो पश्चिम बंगाल राज्य है इसकी राष्ट्रीय सीमाएं किसके साथ लगती हैं? राष्ट्रीय सीमा इसकी उड़ीसा के साथ, झारखंड के साथ, इधर देखिए बिहार, फिर बगल में आपका सिक्किम और फिर इधर आपका असम, ठीक है। तो इन सभी के साथ इसकी राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं आपने जान ली वेस्ट बंगाल की। और वेस्ट बंगाल के बारे में और क्या खास बातें हैं? देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल जो है इसकी राजधानी कोलकाता है। और पश्चिम बंगाल का स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को मनाया, मतलब इसका स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 को और इसीलिए 1 नवंबर को पश्चिम बंगाल का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और वर्तमान में यहाँ की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल का जो उच्च न्यायालय है ये आपका है कलकत्ता हाई कोर्ट, इसको जरूर याद रखिएगा। याद रखना है कि पश्चिम बंगाल का जो उच्च न्यायालय है यानी कि हाई कोर्ट है ये आपका है कलकत्ता हाई कोर्ट। और पश्चिम बंगाल में जो लोकसभा की सीटें हैं ये 42 हैं और राज्यसभा की सीटें यहाँ पे 16 हैं और विधानसभा की सीटें हैं 295 में से 294 पर चुनाव होता है, निर्वाचित होते हैं डायरेक्ट वो जनता के द्वारा। और एक जो है वो नामांकित होता है, एक सीटें जो है मतलब नामांकन के द्वारा भरी जाती हैं। बहुत सारे स्टूडेंटों का ये बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रहा था कि गुरुजी किसी भी राज्य के बारे में बात कीजिए तो वहाँ की लोकसभा राज्यसभा सीटों के बारे में बात कीजिए और विधानसभा की सीटों। तो मैंने ये प्रक्रिया भी शुरू कर दी है और मुझे लगता है मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इससे आपको अलग से जीएस भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर तो आपका तैयार होगा ही। अगर आप ये लगभग आधे घंटे की वीडियो देखते हैं तो आपको जो है लगभग 200 प्रश्न जल्दी तैयार होंगे। तो 200 प्रश्न बहुत होते हैं यार, ठीक है। तो अभी जान लीजिए कि पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 42 हैं और राज्यसभा की सीटें 16 हैं, विधानसभा की सीटें हैं 295। और ये भी याद रखिएगा कि 295 में से 294 पर जो है चुनाव होता है और एक व्यक्ति जो है वो नामांकित होता है राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। यानी कि राज्यपाल डायरेक्ट जो है कहता है कि चलो बेटा आओ तुमको बनाते हैं विधानसभा का सदस्य। और देखिए पश्चिम बंगाल जो है तो यहाँ पर कुल जिलों की संख्या कितनी है? 23 है, यानी कि टोटल 23 जिले हैं पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल का जो लोक नृत्य है आपका है काठी। एग्जाम में पूछा गया बहुत बार कि काठी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो काठी जो है ये पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। और पश्चिम बंगाल में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं ये भी जान लीजिए। देखिए पश्चिम बंगाल में गंगा नदी, हुगली, दामोदर, भागीरथी और मयूराक्षी नदियाँ जो है बहती हैं, ठीक है। और देखिए दामोदर नदी जो है इसको कहते हैं पश्चिम बंगाल का शोक, क्योंकि इसके कारण बहुत ज़्यादा बाढ़ वगैरह आती है पश्चिम बंगाल में। और देखिए पश्चिम बंगाल में जो जनजातियाँ पाई जाती हैं इनमें से आपकी प्रमुख हैं भूमिज जनजाति, संथाल जनजाति, लेपचा जनजाति, संतल जनजाति, मनु जनजाति, भूटिया जनजाति, ठीक है। तो भूमिज, संथाल, लेपचा, संतल, मनुष्य और भूटिया जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? पश्चिम बंगाल में। आपने इतिहास अगर पढ़ा होगा तो उसमें आपने संथाल विद्रोह के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो संथाल विद्रोह पे किसी और दिन हम चर्चा करेंगे, अभी हम जनजातियों के नाम रट रहे हैं, हमें डाइवर्ट नहीं होना है। और देखिए
यहाँ पश्चिम बंगाल में महत्वपूर्ण त्यौहार होता है दुर्गा पूजा। ये पूरी दुनिया में फेमस है पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा। और वहाँ पे मेला कौन सा लगता है? गंगा सागर मेला। एग्जाम में पूछा गया कि गंगा सागर मेला किस राज्य में लगता है, तो ये लगता है पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल का महत्वपूर्ण भोजन क्या है? मछली चावल। ठीक है, वहाँ के लोग मछली बहुत पालते हैं। बंगाली लव्स फिश। ठीक है, ये आपको मतलब ये वर्ड आपको बचपन में नहीं पढ़ा होगा अपने बुक में कि बंगालियों को जो है क्या होता है, मछली बहुत पसंद है। इसलिए बंगाल चले जाइए तो आपको हर घर में एक छोटा सा तालाब मिलेगा, उसमें वो मछली पाले रहते हैं, तुरंत निकालते हैं, बना के खा के किनारे कर देते हैं। तो बंगाली कितने लोग बंगाल से हैं जरा सा बताइए। मैं तो बंगाल जा चुका हूँ, एक बार कोलकाता गया था, मुझे अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन मैं सॉरी वेजिटेरियन हूँ, मुझे मच्छी खाने का अवसर नहीं मिला, लेकिन मैंने रसगुल्ला बहुत खाया, यानी कि रसगुल्ला बहुत खाया। तो देखिए पश्चिम बंगाल की जो प्रमुख मिठाई आपकी है क्या? रसगुल्ला, जिसको वहाँ पे प्यार से कहते हैं रसगुल्ला। तो पश्चिम बंगाल की भाषा बहुत मस्त लगती है। देखिए यहाँ पे हमने क्या बात की, यहाँ पे हमने बात की पश्चिम बंगाल में क्या राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। और क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और अन्य राज्यों में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? देखिए वर्तमान में जो भारत की संसद है, देखिए संसद की बात करते हैं तो थोड़ा सा हम कुछ और भी चीज़ जान लेते हैं। देखिए संसद की जब भी बात हो तो यार के का संसद में दो सदन होते हैं, एक आपका होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। ठीक है, तो देखिए लोकसभा जो है इसके बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे, अभी हम बात करेंगे आज राज्यसभा के बारे में। देखिए राज्यसभा जो है ये संसद का उच्च सदन होता है और लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। तो अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि वर्तमान में राज्यसभा में कितने मेंबर्स यानी सदस्य हैं, तो टोटल 245 सदस्य हैं वर्तमान में राज्यसभा में, यानी कि 245 सीटें भी होंगी विभिन्न राज्यों को मिलाकर। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा की 1 सीट है, असम में राज्यसभा की 7 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 31 सीटें हैं राज्यसभा की। और ये प्रश्न अलग से एग्जाम में बना भी है कई बार कि निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यसभा की सबसे अधिक सीटें हैं, तो टोटल 31 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में और सबसे अधिक सीटें उत्तर प्रदेश में है राज्यसभा की। तो यूपी का अगर कोई एग्जाम आपको देना है तो आपको ये पता होना चाहिए। और देखिए सबसे अधिक है ये इसलिए अन्य राज्यों की परीक्षाओं में पूछ लेता है कि राज्यसभा की सबसे अधिक सीटें किस राज्य में हैं, तो उत्तर प्रदेश में है कितनी? 31। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का जो पड़ोसी राज्य उत्तराखंड है, यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 3 है। ओडिशा में राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है, कर्नाटका में 12 है, केरल में 9 है, गुजरात में 11 है और गोवा में 1 है, छत्तीसगढ़ में 5 है, जम्मू कश्मीर में 4 है, झारखंड में 6 है, तमिलनाडु में राज्यसभा सीटों की संख्या 18 है, त्रिपुरा में 1 है, तेलंगाना में 7 है, नागालैंड में 1 है। और देखिए नॉमिनेटेड मेंबर्स कितने होते हैं राज्यसभा में? टोटल 12 है। पंजाब में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 7 है। जितने पंजाब के स्टूडेंट हैं वो याद रखेंगे कि पंजाब में राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 7 है। और पुदुचेरी में 1 है, पश्चिम बंगाल में कितनी है? 16 है, मैंने आपको अभी बताया भी। बिहार में भी 16 ही है और बिहार के जितने लोग हैं उसको नोट भी कर लेंगे कि बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 16 है। मेघालय में 1 है, मणिपुर में 1 है, मध्य प्रदेश में भी 11 है। मध्य प्रदेश में कितनी है? 11 है। महाराष्ट्र में 19 है, मिजोरम में 1 है, राजस्थान में 10 है। जितने भी राजस्थान के मेरे स्टूडेंट हैं नोट कर लेंगे, राजस्थान में राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। तो दिल्ली के जितने भी स्टूडेंट हैं इसको नोट कर लेंगे। और सिक्किम में जो राज्यसभा सीटों की संख्या है 1 है, हरियाणा में कितनी है? 5 है। तो हरियाणा का कोई भी एग्जाम अगर देने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हरियाणा में राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है वर्तमान में। और हिमाचल प्रदेश में 3 है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश वाले भी मेरे जितने छात्र हैं इसको नोट कर लेंगे। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको आराम से नोट कर लीजिएगा। और देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि भारत के किस खिलाड़ी ने हाल ही में लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है? तो देखिए बिहाली में पंकज आडवाणी जो कि एक स्नूकर प्लेयर हैं, काफ़ी फेमस भी हैं ये, तो इन्होंने लगातार दूसरी बार अभियाली में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। और आपको बता दें पंकज आडवाणी ने बेस्ट ऑफ 11 फाइनल में 6-3 से जीत हासिल की हाल ही में। और इस जीत के साथ वो स्नूकर यानी कि बिलियर्ड्स दोनों में अब उनके एशियाई खिताबों की संख्या 11 हो गई है। देखिए स्नूकर और बिलियर्ड्स एक ही गेम का नाम है, ठीक है, अलग अलग जगह प्रयोग होता है इसका।
और जो पंकज आडवाणी, आपको बता 2019 में भी इन्होंने एशियाई चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया था। 20 में तो कोरोना कारण ये चैंपियनशिप हुआ नहीं, 21 में हुआ है, तो लगातार दूसरी बार इन्होंने ये एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम का लिया है, पंकज आडवाणी जी ने। देखिए जो मैं ये नई नई इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो कैसा लग रहा है जरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और देखिए वीडियो को थोड़ा सा लाइक वाइक कर दीजिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले आपसे कि मतलब आपको अच्छा लग रहा है और मैं और भी कंटेंट को लंबा करूँ और आपको इतनी जीके पढ़ा दूँ कि यार तुम्हें अलग से किताब ही ना खरीदना पड़े ना पढ़ना पड़े। ठीक है, एक वीडियो देखिए दिन भर में और मस्त रही, एग्जाम में जाके दनादन जो है सारे क्वेश्चन कर डालिए, तो सारा च्यवनप्राश जो मैं आपको है वो खिला दूंगा एग्जाम के पहले। और आप अंदर से इतने मजबूत हो जाएंगे कि किसी पेपर को बैठेंगे ऐसे धड़ाधड़ सॉल्व करेंगे, यार ये तो मैंने पढ़ा था। और डेली मैं इसको जो है अपडेट करता हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 सितंबर 2021 को आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर अभी हाल ही में किस देश के साथ में समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो देखिए ये देश आपका कौन सा है? ये देश आपका इटली है। देखिए भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और इटली के नागरिक सुरक्षा विभाग के बीच में समझौते ज्ञापन पर अभी हाल ही में हस्ताक्षर किए गए हैं। और आपको बता दूं ये जो समझौता हुआ है इटली के साथ में, ठीक है, ये समझौता ज्ञापन एक ऐसी प्रणाली लाने का प्रयास करता है जहां भारत और इटली दोनों एक दूसरे के आपदा प्रबंधन के तंत्र से लाभान्वित होंगे। तो ये डिटेल्स थी, इसको दिमाग में बनाए रखिएगा, जो प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत ने 15 सितंबर 2021 को आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के क्षेत्र में किस देश के साथ जो है एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये देश आपका कौन सा है? इटली है। और इटली बड़ा फेमस है, इसको जो है राजनीतिक रूप से बहुत यूज किया जाता है क्योंकि जो सोनिया गांधी हैं, ठीक है, जो कि कांग्रेस की अध्यक्षा रह चुकी हैं, तो अभी तो वर्तमान में शायद राहुल गांधी या सोनिया गांधी में से कोई एक होगा अध्यक्ष, तो उसके बारे में बात करेंगे। अभी हम इटली के बारे में बात करेंगे कि इटली है कहाँ पे। देखिए इटली जो है आपका यूरोप महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी रोम है, करेंसी है यूरो, और इटली की जो पॉपुलेशन है आपकी है 6.04 करोड़। अगर आप विश्व का मैप उठा के देखें, ग्लोब उठा के, तो आपको इटली जो है देखिए जस्ट यहाँ पे यूरोप वाला जो पार्ट है तो कुछ इस स्थान पे दिखेगा इटली। देखिए इधर आपका है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है, ये आपका एशिया महाद्वीप है, इधर आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, और ये जो यूरोप का पार्ट है, तो यूरोप में आपका इटली स्थित है। और इस लाल वाले पार्ट को अगर आप जूम करेंगे तो इटली का मैप कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको देखना हो इटली की सीमाएं किन किन देशों के साथ लग रही हैं, तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है यहाँ पे फ्रांस, फिर ऊपर स्विट्जरलैंड, फिर इधर ऑस्ट्रिया और फिर इधर स्लोवेनिया। ठीक है, ये सभी जो है सीमाएं किससे बना रहे हैं? इटली के साथ में, इसको याद रखिएगा। और आठवां प्रश्न हमारा है कि महाराष्ट्र के किस जिले के 12 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता अयान सांकता को 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो के रूप में नामित किया गया है? तो देखिए महाराष्ट्र के मुंबई जिले के निवासी हैं कौन? जो आपके पर्यावरण कार्यकर्ता हैं अयान शांकता। देखिए वर्तमान में इनकी केवल उम्र कितनी है? 12 साल। देखिए 12 साल का एक बच्चा जो कि मतलब इतना बड़ा काम कर रहा है कि वो जो है पर्यावरण से संबंधित काम कर रहा है। और इन्होंने काम क्या किया है? देखिए मुंबई में एक बहुत ही फेमस झील है, अगर जो लोग मुंबई से होंगे वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा। मुंबई में आपका एक है पवई झील, जो कि एक कृत्रिम झील है और इसी के संरक्षण पर इन्होंने काम किया है। किसने? अयान सांकता ने। देखिए जो अयान सांकता, इन्होंने अपनी परियोजना पवई झील के संरक्षण और पुनरुद्धार यानी कि कंजर्वेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ पवई लेक के लिए आयु समूह 8 से 14 के तहत, यानी कि 8 साल से 14 वर्ष की आयु के तहत तीसरा पुरस्कार जीता और यंग इको हीरो अवार्ड 2021 के 25 वैश्विक विजेताओं में से एक बन गए। और आपको बता दूं जो ये पुरस्कार है जिसका नाम है 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो, तो ये पुरस्कार जो है ये सैन फ्रांसिस्को अमेरिका स्थित एक एनजीओ यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है द एक्शन फॉर नेचर के द्वारा युवाओं, देखिए युवाओं मतलब हो गया 8 से 16 वर्ष की आयु के बीच के जो बच्चे होते हैं उनकी पर्यावरणीय उपलब्धियों के लिए इनको जो है मान्यता देता है। और ये चीज़ याद रखिएगा कि पवई झील जो है एक कृत्रिम झील है और ये आपका मुंबई में स्थित है। और अभी हाल ही में मुंबई के एक बालक हैं जिनका नाम है अयान सांगता, तो इनको इसी पवई झील के संरक्षण के क्षेत्र में काम करने के लिए 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और नवा प्रश्न की हाल ही में भवानी राय का निधन हो गया।
वो क्या थे? तो देखिए भवानी राय की बात हो तो याद रखिएगा, ये एक फुटबॉलर थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और इनका नाम इम्पोर्टेंट क्यों बनता है एग्जाम के लिए, तो आइए इनकी उपलब्धियों के बारे में जान लेते हैं। देखिए 1966 में जो आपकी भवानी राय हैं, तो 1966 में मोहन बागान क्लब के साथ ये खेले थे और 1972 तक ये जो है मोहन बागान क्लब के लिए खेलते रहे। देखिए मोहन बागान क्लब जो है एक फुटबॉल क्लब है जो कि आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। और देखिए यहाँ पे बात हो रही है भवानी राय की, तो भवानी राय ने 1969 मर्डेगा कप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और 3 मैच खेले थे। भवानी राय जो है इन्होंने मोहन बागान फुटबॉल क्लब को 1968, 1970, 1971 और 1972 में जो है और रोवर्स कप जीतने में मदद की थी। और घरेलू स्तर पर 1968 और 1971 में संतोष ट्रॉफी जीतने वाली पश्चिम बंगाल टीम का ये हिस्सा थे। देखिए यहाँ पे मैंने 2 इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई हैं। पहला ये कि जो आपका मोहन बागान है क्या है, एक फुटबॉल क्लब है जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। संतोष ट्रॉफी के बारे में बात हुई, संतोष ट्रॉफी जो है ये किस खेल से संबंधित है, ये एक फुटबॉल ट्रॉफी है संतोष ट्रॉफी। ये दोनों चीज़ें रेलवे में बहुत पूछी गई हैं, ठीक है। तो नोट करते रहिएगा ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं आपको बताता रहता हूँ, क्योंकि ये देखिए जितना ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इसको सीखने के लिए कम से कम आपको 7 से 8 साल लग जाएंगे। और जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे 30 मिनट में बता रहा हूँ, तो 30 मिनट में समझ लीजिए मेरे 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस आपको जो है यहाँ पे बोल रहा है। तो अभी याद रखिएगा कि भवानी राय जो है एक फुटबॉलर थे, इनका निधन हो गया है और ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है, ठीक है, यानी कि पश्चिम बंगाल के निवासी थे। 10वां प्रश्न है कि आम आदमी पार्टी ने किस राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत की है। देखिए यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी की बात हो रही है जिसका नाम क्या है, आम आदमी पार्टी। तो इसने सेल्फी विद द टेम्पल अभियान शुरू किया है उत्तराखंड में, ठीक है। और देखिए आपको बता दूं जो आम आदमी पार्टी इसने कहा है, लोगों से अपील की है, चाहे वो पार्टी के मेंबर हो या फिर ना हो, तो वो क्या करें, अपने आसपास के जिन मंदिरों से उनका विशेष लगाव है वो उस मंदिर के साथ अपनी सेल्फी खींचकर जो है पोस्ट करें। और इसके साथ ही काम क्या होगा, इन मंदिरों की वर्तमान स्थिति को सुधारने और उसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का काम आम आदमी पार्टी करेगी, ठीक है। तो अगर आपके आसपास में कोई मंदिर है जो आपको प्रिय है, बहुत पुराना है, तो आप चाहते हैं इसका पुनरुद्धार हो, इसमें साफ सफाई हो, इसमें कुछ और भी काम हो जिससे इसका लुक और बढ़ जाए, इसकी आयु बढ़ जाए, मंदिर की दीवारें मजबूत हो जाएं, कोई पेंटिंग वेंटिंग हो जाए, तो इस सेल्फी विद अभियान में जो है आप टेम्पल अभियान में जो है आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के जो राज्यपाल, इनका नाम है गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और यहाँ की जनसंख्या कितनी है 1.01, ठीक है, करोड़। और उत्तराखंड की राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ पर छः जो है नेशनल पार्क आपके स्थित है। देखिए उत्तराखंड में आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है और राजा जी नेशनल पार्क भी यहीं पे है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान भी आपका उत्तराखंड में स्थित है। देखिए एग्जाम में बहुत बार जो है मैचिंग वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि यूपीपीएससी हो गया, एमपीपीएससी हो गया, बिहार पीसीएस हो गया, राजस्थान पीसीएस हो गया, और यूपीएससी का एग्जाम हो गया, ठीक है। तो उनमें जो मैचिंग वाले प्रश्न होते हैं, तो ऐसे जो है राष्ट्रीय उद्यान का नाम दे देगा एक साइड में और इधर दे देगा राज्य का नाम। अब आप मैच कीजिए कि कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान है यानी नेशनल पार्क है ये किस राज्य में स्थित है। तो अभी याद रखिए उत्तराखंड में 6 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि सबसे पुराना भी है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी यानी कि फ्लावर ऑफ वैली राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी नेशनल पार्क यानी कि राजा जी राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड की लोकेशन अगर आप देखना चाहेंगे तो मैप को जूम करेंगे भारत के। देखिए पहले क्या था, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक ही राज्य हुआ करता था, ये दोनों अलग कब हुआ अभी मैं आपको आगे जो है आपको वीडियो में बताऊंगा। अभी ये जानिए कि उत्तराखंड जो है अपनी सीमाएं बनाता किससे है। देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश दिख रहा है, फिर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश दिख रहा है, थोड़ा सा हरियाणा, ठीक है। देखिए उत्तराखंड की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये 2 देशों के साथ लगती हैं। उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा चीन के साथ और नेपाल के साथ लगती हैं। और अगर बात करें उत्तराखंड राज्य के गठन की, तो देखिए 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड एक नया राज्य बना था, यानी कि उत्तराखंड का जो गठन हुआ था ये 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था और इसकी राजधानी उस समय थी देहरादून, ठीक है, अभी भी देहरादून ही है। देखिए उत्तराखंड में 2 राजधानियां हैं, एक ग्रीष्मकालीन है, एक शीतकालीन है। तो देखिए एक आम बात है, आपको कॉमन चीज़ सोचनी चाहिए कि जिस जगह पे आपको ज़्यादा गर्मी लगेगी तो आप सोचेंगे यार गर्मी बहुत है, आप ठंडे स्थान पे जाते हैं, ठीक है। तो एक ठंडा प्लेस है गैरसैंण,
तो गैरसैंण को जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया गया है किसका, उत्तराखंड का, और शीतकालीन राजधानी आपकी देहरादून ही रहेगी। उत्तराखंड को देखिए पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, लेकिन सन 2007 में उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया है। ये प्रश्न अगर आप पीसीएस का प्रश्न मतलब जो उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम हुआ था कुछ समय पहले, ठीक है, उसमें अगर देखेंगे तो उन सब परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा चुका है कि जो उत्तराखंड है, ठीक है, ये पहले किस नाम से जाना जाता था, तो ये उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2007 में उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। ये वर्ष जरूर याद रखिएगा। और जितने लोग उत्तराखंड से हैं जरा सा वीडियो को लाइक करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछा गया है, लगभग भारत के सभी स्टेट में पूछा जाता रहा है कि किस राज्य को जो है देवभूमि के नाम से जाना जाता है। देखिए उत्तराखंड राज्य को जो है देवभूमि के नाम से जाना जाता है। अगर आप उत्तराखंड घूमने जाएंगे तो बसों पे आपको लिखा मिल जाएगा देवभूमि उत्तराखंड, ठीक है। ये अनुभव मुझे मिला है उत्तराखंड जाके ही। तो उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, जहाँ कई धार्मिक स्थल स्थित हैं, जैसे केदारनाथ वगैरह हो गया। देखिए उत्तराखंड में मेती आंदोलन का उद्देश्य क्या था। देखिए उत्तराखंड में एक मेती आंदोलन चला था, जो कि वृक्षारोपण को बढ़ावा देने का टारगेट था इस आंदोलन का। और देखिए उत्तराखंड का नाम जो है ये वेदों में भी मिलता है। तो उत्तराखंड का जो प्रथम उल्लेख है ये आपका ऋग्वेद में मिलता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, उत्तराखंड का जो प्रथम उल्लेख है ये कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में। और जो आपका छड़न देव परियोजना है, देखिए उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में इसको शुरू किया गया था। इसको याद रखिएगा कि छड़न देव परियोजना जो है ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जो है शुरू किया गया था। देखिए पिथौरागढ़ जो आपका जिला है उत्तराखंड का, ये चाइना से सटा हुआ है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे जाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है, तो इसलिए मुझे अच्छी तरीके से पता है पिथौरागढ़ के बारे में। देखिए स्कंद पुराण की बात करें तो स्कंद पुराण के अनुसार जो गढ़वाल है उत्तराखंड का, तो गढ़वाल को जो है यहाँ पर केदारखंड नाम दिया गया है। तो स्कंद पुराण में केदारखंड के नाम से जो है गढ़वाल को जाना जाता था पहले, ठीक है। यानी कि बहुत पुरानी एक तरीके से कहा जाए पुराना प्लेस है, प्राचीन प्लेस है। कौन सा, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में जो गढ़वाल प्लेस है इसको स्कंद पुराण में जो है केदारखंड के नाम से जाना जाता था। और देखिए उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, ये भी सवाल उठता है। तो नित्यानंद स्वामी जो है उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। और उत्तराखंड में जो वन क्षेत्र है ये आपका है 63%, यानी कि 63% जो है वन आवरण है उत्तराखंड में। और जो आपका हरसिल परियोजना है ये उत्तराखंड के उत्तर काशी जिले में चलाया गया था। और देखिए उत्तराखंड में औसत वर्षा होती है 185 सेंटीमीटर, इसको नोट कर लीजिएगा। और चिपको आंदोलन, देखिए चिपको आंदोलन काफ़ी पॉपुलर है, छोटे क्लासेस में भी पढ़ाया गया हम लोगों को। और एग्जाम में भी जो है ये चिपको आंदोलन बार बार पूछा गया है। तो चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था, देखिए पेड़ों के अंधाधुंध कटान को रोकना था इसका टारगेट, ठीक है। जो इसके एक तरीके से कहा जाए आंदोलन में पार्टिसिपेट करने वाले जो लोग थे, कार्यकर्ता थे, तो ये पेड़ों से चिपक जाते थे, भैया पेड़ काटोगे तो पहले मुझे काट दो, ठीक है। तो इसीलिए इसको चिपको आंदोलन नाम दिया गया था। और चिपको आंदोलन के जो प्रणेता थे ये कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। याद रखिएगा चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। इन्होंने कहा कि अगर कोई भी पेड़ काटने हैं तो तुम जाओ पेड़ से चिपक जाओ और उनको पेड़ काटने मत दो। तो सारे लोग ऐसे ही करते थे जो भी चिपको आंदोलन में पार्टिसिपेट किए थे, इसीलिए इसको चिपको आंदोलन नाम दिया गया था। तो सुंदरलाल बहुगुणा जो है चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। और ब्यूटीफुल गढ़वाल जो है ये कृति किसकी है, रस्किन बॉन्ड की। रस्किन बॉन्ड ने किताब लिखी थी ब्यूटीफुल गढ़वाल। और आपको बता दूं बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड को जो है हिमवंत नाम से जो है उल्लेखित किया गया है, ठीक है। देखिए बौद्ध धर्म बहुत पुराना है, इस्लाम के पहले आया था, ठीक है। अगर आप देखेंगे बौद्ध धर्म जो है सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है। और वर्तमान में ये चीन में, नेपाल में और थाईलैंड में, मतलब बहुत सारे देशों में बौद्ध धर्म के बहुत सारे अनुयायी मिलेंगे। भारत में बौद्ध धर्म शुरू हुआ लेकिन भारत में उतना इसका जो है प्रचलन नहीं है। विदेशों में लोग बौद्ध धर्म के बहुत बड़े फॉलोअर्स हैं। और सबसे बड़ा फॉलोअर बौद्ध धर्म का कौन सा है, चीन है, ठीक है। तो जो बौद्ध ग्रंथ हैं इसमें उत्तराखंड को जो है हिमवंत नाम से उल्लेखित किया गया है, इसको याद रखना है आपको। ये मैं आपको पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी हर चीज़ बता रहा हूँ उत्तराखंड की आज, जो कि आपको हर एग्जाम में हेल्प देगी, ठीक है। और नॉलेज भी इम्प्रूव होगा। और देखिए उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा जो कागज का कारखाना है ये आपका लाल कुआं नैनीताल में स्थित है। और उत्तराखंड में हुक्का क्लब स्थित है अल्मोड़ा में, ठीक है। कहाँ पे स्थित है, अल्मोड़ा में।
और देखिए इतिहास भी थोड़ा सा जोड़ देते हैं। देखिए जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है तो इसमें 1930 का जो नेतृत्व है, मतलब 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है तो इसका नेतृत्व उत्तराखंड में जो है किया था गोविंद बल्लभ पंत ने। फिर से सुनिए, जो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था तो उस समय इसका लीडरशिप वहाँ पे किया था उत्तराखंड में गोविंद बल्लभ पंत ने। और देखिए जो गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक है इसके रचयिता है मुकुंदी लाल। कौन है? मुकुंदी लाल। और देखिए उत्तराखंड के गठन हेतु मुलायम सिंह यादव ने जो है एक समिति बनाई थी। इस समिति का नाम है कौशिक समिति। तो कौशिक समिति किससे संबंधित है? ये उत्तराखंड राज्य के गठन से संबंधित है। और उस समय मुलायम सिंह यादव जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने जो है एक समिति का गठन किया था जिसका नाम था कौशिक समिति। तो उत्तराखंड के गठन हेतु मुलायम सिंह यादव ने एक समिति बनाई थी कौशिक समिति। ठीक है। और देखिए उत्तराखंड की किस महिला को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना था, ये रिसेंटली पूछा गया था। तो देखिए एक महिला है, महिला खिलाड़ी बैडमिंटन की, जिनका नाम है मधुमिता बिष्ट। तो मधुमिता बिष्ट को जो है उत्तराखंड राज्य की बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है। और देखिए उत्तराखंड के किस शहर को पहाड़ों की रानी के नाम से जाना था, ये भी पूछा गया है। तो देखिए मसूरी को हम कहते हैं पहाड़ों की रानी। एक गाना है ऐ फूलों की रानी बहारों की मलिका तेरा मुस्कुराना गजब ढा गया, तो वो गाना काफ़ी पॉपुलर है। तो वहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं मनोरंजन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो और जानकारी को दिमाग में फिट कर लें। क्योंकि देखिए मैंने पिछली बार एक अभिनेत्री थी विद्या बालन, ठीक है। तो विद्या बालन के नाम से मैंने बताया था कि एक फायरिंग रेंज का नाम जम्मू कश्मीर में रखा गया था। मैंने कमेंट भी कर दिया था, बच्चों को थोड़ा सा लगा कि सर इतने मतलब हीरोइन के बारे में कुछ ऐसा वैसा क्यों बोल रहे हैं। मैंने इसलिए ऐसा किया था ताकि वो स्ट्राइक कर जाए आपके दिमाग में और एग्ज़ाम में आपको याद रहे, ठीक है। और वो प्रश्न देखिए अभी पेट का एग्ज़ाम जो हुआ था यूपी में, ठीक है, तो पेट के एग्ज़ाम में वो प्रश्न हूबहू पूछ लिया गया था। सारे बच्चे खुश थे कि चलो सर की वजह से मुझे याद था। तो ये सारी चीज़ें स्ट्राइक करने के लिए मैं बोलता हूँ। अभी मैंने आपको गाना गाया कि फूलों की रानी बहारों की मलिका, तो उस दिमाग में हटाइए और डाल लीजिए कि पहाड़ों की रानी जो है मसूरी को हम कहते हैं, ठीक है। मसूरी कहाँ पे है? उत्तराखंड का एक शहर है, ये बहुत खूबसूरत है, लोग घूमने जाते हैं हनीमून वगैरह मनाने। तो आप भी जाइए अगर शादी वादी हो जाए तो, नहीं तो घर पे बैठे रहिए। देखिए एक मेला है, ठीक है, भुवनेश्वरी देवी मेला, ये उत्तराखंड में पौड़ी में लगता है। देखिए उत्तराखंड में लीची नगर से लीची नगर के नाम से विख्यात है देहरादून, ठीक है। तो उत्तराखंड में लीची नगर किसको कहते हैं? हम देहरादून को कहते हैं। और उत्तराखंड में छोटा कश्मीर के नाम से प्रख्यात है पिथौरागढ़। और देखिए पहली बार 5 अनुसूचित जातियों को जो कि आपकी शामिल है, जिनमें भोटिया, बोक्सा, जौनसारी, राजी और थारू, ठीक है। तो इन सभी को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था 1967 में। और लाल बहादुर शास्त्री अकादमी कहाँ पर स्थित है? मसूरी में स्थित है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो उत्तराखंड का मैंने पोस्टमार्टम कर दिया है, पूरी डिटेल मैंने आपको दे दी है। और पश्चिम बंगाल के बारे में भी आपने काफ़ी कुछ जान लिया। 11वां प्रश्न हमारा है कि हाल ही में कैबिनेट ने किस क्षेत्र में 100% एफडीआई को मंजूरी दी? तो देखिए अभी हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने अभी हाल ही में दूर संचार के क्षेत्र में 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी है। देखिए सरकार ने स्वचालित मार्गों के तहत उत्तराखंड क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 49% से बढ़ाकर कितना किया है? 100%, ठीक है। और अब जो स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी तो ये जो है प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में आयोजित की जाएगी। अब ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने बताई है कि केंद्रीय कैबिनेट ने दूर संचार क्षेत्र जो कि घाटे में चल रहा था तो इसमें 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी है। अब जो आपकी कंपनीज हैं जो घाटे में चल रहे हैं अपना शेयर वगैरह बेच देंगे मुनाफा पाने के लिए। 12वां की हाल ही में कैबिनेट ने ऑटोमोबाइल और ड्रोन उद्योग के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी? तो देखिए अभी हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने ऑटोमोबाइल और ड्रोन उद्योग के लिए कुल 26,058 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। और इस टोटल अमाउंट यानी कि 26,058 करोड़ रुपए के बजट में से 25,938 करोड़ रुपए ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए और 120 करोड़ रुपए ड्रोन उद्योग के लिए जो है स्वीकृत किए गए हैं। तो ये थे आपके आज की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में दनादन आंसर देंगे। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाता है? आंसर बताइए। देखिए कल के वीडियो में मैंने बहुत ही कुछ अच्छी जानकारी दी थी वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल का पूरा स्ट्रक्चर मैंने बताया था कि कितनी लेयर्स होती हैं वायुमंडल में और वायुमंडल की किस लेयर में जो है ओजोन परत पाई जाती है।
ओजोन होता क्या है, ये सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। दूसरा प्रश्न आपके लिए, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, बताइए। और तीसरा कि हाल ही में मालदीव में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, बताइए। चौथा कि हाल ही में किसने शून्य नाम का एक अभियान शुरू किया है, आंसर बताइए। पांचवा कि हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी ने प्रोजेक्ट उड़ान नाम की परियोजना लॉन्च की है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए का पहला प्रश्न था कि अभियंता दिवस यानी कि इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है, तो ये 15 सितंबर को मनाया जाता है। और दूसरा था कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों से एक तरफा हटने पर किस देश को निलंबित कर दिया है, तो ये देश आपका उत्तर कोरिया है। और तीसरा था कि हाल ही में श्रीलंका के किस तेज गेंदबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, तो देखिए ये क्रिकेटर आपके हैं लसित मलिंगा। चौथा था कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाता है, तो ये 15 सितंबर को मनाता है। और पांचवा था कि हाल ही में किसे स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं सुपर 30 वाले आनंद कुमार जी। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद जय भारत। कल मिलेंगे इसी टाइम पे फिर से कल के ताज़ा तरीन खबरों के साथ में। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।